हेलो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे हों। क्योंकि आज जो ये पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है ना, इसमें हम सभी को अच्छा रहना है, सावधान रहना है। और इसीलिए आज स्कूल कॉलेज सभी बंद हो गए हैं। पर पढ़ाई तो नहीं बंद होगा ना, पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आज घर बैठे बैठे आप कुछ अच्छी तरह से सीख पाए, इसलिए हम आपको डॉक्टर सुपर्णा में आपको हम केमिस्ट्री के बारे में कुछ बोलेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री की जो क्लास 11 की सेकंड चैप्टर है ना, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर। तो उसके बारे में आज हम कुछ पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो पहले आप अपनी जो कॉपी है ना, उसमें ये टॉपिक डाल लीजिए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हर साल नीट में, जेई मेन में तो ये इस चैप्टर से तो 2 या 3 सवाल आते ही हैं। और वैसे भी हमें ये जो चैप्टर है ना, ये अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि इसके बाद जो पीरियोडिक टेबल, जो केमिकल बॉन्डिंग, ये जो चैप्टर्स आते हैं ना, ये अच्छी तरह से समझने के लिए हमें ये एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ सीखें आज। तो पहले हम जानेंगे जो ये वर्ड है ना, एटम। ये जो वर्ड है एटम, ये वर्ड कहाँ से आया? हाँ, तो ये जो वर्ड है एटम, ये ना एक ग्रीक वर्ड से आया है। और ये ग्रीक वर्ड था एटोमियो, ठीक है, एटोमियो। और ये जो ग्रीक वर्ड है एटोमियो, इसका मीनिंग है क्या? अनकटेबल, अनकटेबल। अब सभी लोग क्लास 9th और 10th स्टैंडर्ड में ये पढ़े होंगे कि जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी। और उन्होंने उस एटॉमिक थ्योरी में क्या बताया था कि एटम्स आर इंडिविजिबल इन नेचर। मतलब एटम्स है ना, वो बहुत ही छोटा पार्टिकल है और उसको ना और डिवाइड नहीं कर सकते। तो उन्होंने जॉन डाल्टन का थ्योरी क्या था कि एटम्स आर इंडिविजिबल इन नेचर, इंडिविजिबल नेचर, ठीक है। तो पर उस जमाने में तो उन लोगों को ये नहीं पता था ना कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, ये 3 टाइप का सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो उन्होंने क्या बताया था कि एटम्स आर इंडिविजिबल इन नेचर, ठीक है। इस इंडिविजिबल का मीनिंग है अनकटेबल। और वही से ही ये एटम का नाम एटम रखा गया, ठीक है। पर आज के ज़माने में तो हम सभी जानते हैं ना कि एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है। तो आज हमें ये जानना है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसका डिस्कवरी कैसे हुआ। हाँ, तो कैसे हम जान पाए कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। तो आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी से, ओके। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जॉन डाल्टन जो था वो बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट था और उन्होंने जो बताया, उनका एटॉमिक थ्योरी जो बताया, वो था 1808 में, ठीक है। उसके बाद 1830 में माइकल फैराडे आए। माइकल फैराडे बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट था। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो क्या था वो डिस्चार्ज ट्यूब? हाँ, उस जमाने में सभी साइंटिस्ट ये डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तो क्या था वो डिस्चार्ज ट्यूब? आज हम इस डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में कुछ जानेंगे। तो सपोज ये है एक डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। बाद में इन्होंने ये कहा था कि ये कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है। तो पहले आप जान लीजिए कि क्या ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या है। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। तो ये है एक डिस्चार्ज ट्यूब और ये क्या, किस चीज से बने हुए हैं? तो ग्लास से बने हुए हैं, ठीक है। और यहीं पे एक वैक्यूम पंप रखा गया, वैक्यूम पंप, ठीक है। यहीं पे है एक कैथोड, और ये है एनोड।
कैथोड और एनोड को हाई वोल्टेज में कनेक्ट कर दिया। और ये जो वैक्यूम पंप था, इसकी वजह से उन्होंने ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस रखे थे, उस गैस के प्रेशर को उन्होंने कंट्रोल कर रहे थे इस वैक्यूम पंप की वजह से। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, यहीं पे 1000 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई किया और गैस के प्रेशर उन्होंने रखा 10⁻³ मिलीमीटर मरकरी के समान। हम जो एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हैं उसका प्रेशर क्या है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर का मतलब क्या है, 760 मिलीमीटर मरकरी के समान प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर बोलते हैं। और ये जो प्रेशर था, ये क्या था, 10⁻³ मिलीमीटर मरकरी के समान, मतलब बहुत कम प्रेशर था। और गैस का प्रेशर बहुत कम है, इसका मतलब क्या है, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस इन्होंने लिया था उसका प्रेशर 10⁻³ मिलीमीटर मरकरी के समान था, मतलब बहुत ही कम प्रेशर था। इसका मतलब इसके अंदर जो गैस भरे हुए थे उसमें बहुत ही कम गैस के मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, इसके अंदर थे गैस मॉलिक्यूल्स। तो जब उन्होंने वैक्यूम पंप की वजह से प्रेशर को कंट्रोल किया और यहीं से 1000 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई किया, तब क्या हुआ, इस कैथोड की ओर से एनोड की ओर तक एक रेज निकलने लगा। ठीक है, कैथोड और एनोड ये मेटल के बने हुए हैं और ये जो एनोड उन्होंने लिए थे, ये थे परफोरेटेड एनोड, इसमें छोटे छोटे छेद करके रखे थे। ठीक है, तो ये जो रेज निकल रहा था कैथोड से एनोड की ओर तक, ये इनविजिबल था। ठीक है, इनविजिबल रेज निकल रहा था, इनविजिबल रेज निकल रहा था। अब आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर ये इनविजिबल था तो उन्होंने कैसे समझ लिया कि ये जो रेज निकल रहा है ये कैथोड की ओर से एनोड की ओर जा रहा है या कि एनोड से कैथोड तक जा रहा है। तो उन्होंने कैसे समझ लिया, क्योंकि ये तो इनविजिबल था, कोई तो इसे देख नहीं पा रहा था ना। तो उन्होंने क्या किया, ये जानने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इस रेज की रास्ते में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया और क्या किया, इसके पीछे एक जिंक सल्फाइड की बनी हुई स्क्रीन रख दिया। तो क्यों जिंक सल्फाइड के बने हुए चीज रखे, जिंक सल्फाइड के बने हुए एक स्क्रीन रख दिया। जिंक सल्फाइड एक फ्लोरोसेंट मटेरियल, जब कोई रेज यहां से निकल के इस एनोड की छोटे छोटे छेद को क्रॉस करके इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन में स्ट्राइक कर रहे थे तो ये ग्लो कर रहा था। जब ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन ग्लो कर रहा था तब उन्होंने समझ लिया कि ये कैथोड की ओर से एनोड की ओर तक एक रोशनी जा रहा है। और क्या किया था उन्होंने, ये ओपेक ऑब्जेक्ट रखे थे, तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट की वजह से इसके पीछे एक शेडो बन रहा था इस ऑब्जेक्ट की। इसलिए उन्होंने समझ गया कि कैथोड की ओर से एनोड की ओर तक एक रे जा रहा है और वो स्ट्रेट लाइन बराबर ही जा रहा है। अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं जा पाता तब ये शेडो नहीं बन पाता। ठीक है, और इस जिंक सल्फाइड के ऊपर जो छोटे छोटे स्पॉट हो रहा था, वो ग्लो कर रहा था, उसमें से ये समझ लिया कि कोई तो इनविजिबल रेज और पार्टिकल्स जा रहा है फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है, ये एनोड है मतलब पॉजिटिव एंड है, ये कैथोड है मतलब नेगेटिव एंड है। ठीक है, अब ये जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन है ना, वो हमारे रियल लाइफ में भी बहुत सारे एग्जांपल्स है जिंक सल्फाइड स्क्रीन के। वो क्या है ना, टेलीविजन स्क्रीन। टेलीविजन में जो पिक्चर बनता है ना, वो भी कुछ इस डिस्चार्ज ट्यूब, इस कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के ही बने हुए हैं। हाँ, और जो टेलीविजन की जो स्क्रीन है ना, वो स्क्रीन ऐसे जिंक सल्फाइड की तरह कुछ फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट मेटल से बनते हैं।
फॉस्फोरेसेंट चीजों से बनते हैं, क्योंकि जब ये कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब की तरह कैथोड रेस निकलता है फ्रॉम कैथोड टू एनोड, तो वो जिंक सल्फाइड की तरह कोई फ्लोरोसेंट स्क्रीन में जाके स्पॉट बनाता है और वो ग्लो करता है। ऐसे ही हम टेलीविजन स्क्रीन में पिक्चर्स देखते हैं, ठीक है। तो ये जो रेस निकल रहा था वो कैथोड से एनोड तक जा रहा था, इसलिए इसे नाम दिया गया कैथोड रे, ठीक है, कैथोड रे। अब हम जानेंगे कि ये जो कैथोड रे निकल रहा है, ये कैथोड रे का प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। नंबर 1, ये जो कैथोड रे जा रहा था ये क्या था? कैथोड rays are made of negatively charged particle। क्यों? क्योंकि ये कैथोड की ओर से एनोड की तरफ जा रहा है और ये एनोड किस चीज से कनेक्ट है ना, पॉजिटिव एंड से कनेक्ट है। तो हम ऐसे समझ लिया कि कैथोड रेज आर मेड ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। नंबर 2, इट मूव्स थ्रू स्ट्रेट लाइन। ओके। नंबर 3, it has kinetic energy। नंबर 4, काइनेटिक एनर्जी। हाँ, इट हैज काइनेटिक एनर्जी। तो कैसे समझ लिया उन्होंने कि ये जो कैथोड रे है इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। तो उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे पैडल व्हील रखे दिए थे यहाँ पे, और जब ये रेस निकल रहा था कैथोड से एनोड तक, तो ये जो व्हील्स, पैडल व्हील्स है, ये घूम रहा था। तो उन्होंने समझ लिया कि ये जो रेस है इसके अंदर कुछ एनर्जी है। तो क्या था वो एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी था। तो नंबर 3 प्रॉपर्टी क्या है? इट हैज काइनेटिक एनर्जी। नंबर 4, इट शोज डिफ्लेक्शन in presence of magnetic as well as electric field। मतलब क्या है? ये जो रेस निकल रहा था कैथोड से एनोड तक, ये रेस क्या कर रहा था? जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे उन्होंने इस डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर नीचे मैग्नेटिक फील्ड रखे थे, तो क्या था, ये जो कैथोड रेस जा रहा था ना, इसका कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा था, और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इसका कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा था। सपोज उन्होंने यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो क्या देखे थे उन्होंने? ये जो कैथोड रेस जा रहा था ये थोड़े थोड़े पॉजिटिव एंड की तरफ डिफ्लेक्शन दिखा रहा था, क्योंकि ये जो कैथोड रे है ना, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के बने हुए थे। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने अप्लाई किया तो पॉजिटिव एंड की और ये सब पार्टिकल्स भाग रहे थे, ठीक है ना। तो जितना वो स्ट्रॉन्ग कर रहा था, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका स्ट्रेंथ जब बढ़ा रहा था, तब ये डिफ्लेक्शन भी ज्यादा हो रहा था, है ना। तो ये था नंबर 4 प्रॉपर्टी। नंबर 5, उन्होंने क्या देखे थे कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसके अंदर तो गैस रखे हुए थे, तो क्या हुआ था, जब उन्होंने पोटेंशियल अप्लाई किया, हाई पोटेंशियल अप्लाई किया, तो क्या हुआ था, जो मेटल इलेक्ट्रोड, कैथोड जो है मेटल इलेक्ट्रोड, इसके अंदर से
ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को ये खींच के बाहर ला रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहा था तब ये कैथोड की ओर से एनोड की ओर तक जा रहा था। अब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इसका डिफ्लेक्शन हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, इस गैस को चेंज कर दिया। इसके अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस उन्होंने भरे थे तो गैस को चेंज कर दिया। पर गैस को चेंज करने के बाद भी ये सेम घटना घटी। हाँ, उस गैस को चेंज करने के बाद उन्होंने जो रेज पाया उसका भी प्रॉपर्टी ये सेम था। कैथोड रे doesn't depend on the nature of the gas. और एक प्रॉपर्टी था, it produces X-rays। ठीक है, तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये था प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ओके, आप सबने लिख लिया ना ये सब पॉइंट्स को, तो हम ये रिमूव कर देते हैं यहां से। चलिए ये रिमूव कर देते हैं, ऊपर वाला हिस्सा रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब जे थॉमसन आया। ठीक है, वो भी बहुत बड़ा साइंटिस्ट था जे थॉमसन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी ये डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर बहुत सारा काम किया। तो उन्होंने क्या किया, E/M रेशियो कैलकुलेट किया। E क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज, और M है मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल। ये जो कैथोड रेज निकल रहा था फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ये जिस पार्टिकल के बने हुए थे उस पार्टिकल का मास है m और चार्ज है। ठीक है, तो उन्होंने ये E/M रेशियो कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया, उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को एक साथ अप्लाई किया और दोनों फील्ड को एक दूसरे की परपेंडिकुलर सिचुएशन में रखे। तो उन्होंने दोनों फील्ड को जैसे रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये कैथोड रेज का डिफ्लेक्शन हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्शन हो रहा था, और ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा था इस डिफ्लेक्शंस को मेजर करके उन्होंने ये E/M रेशियो कैलकुलेट किया। ठीक है, तो E/M रेशियो, E तो इलेक्ट्रिकल चार्ज है और M है मास। ऑन चेंजिंग गैस, ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, गैस को चेंज कर करके वो देख रहे थे कि ये E/M रेशियो कैसे चेंज होंगे। पर उन्होंने क्या देखा कि E/M रेशियो हर वक्त सेम आ रहा है। जितने भी गैस लेकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, हर बार उन्होंने एक सेम वैल्यू पाया, ये E/M का एक सेम वैल्यू पाया, और वही से ये कंक्लूजन आया कि कैथोड रेज डजंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस। ठीक है, तो ये E/M रेशियो का वैल्यू क्या था, 1.76 × 10⁻11 कूलम पर kg। तो उन्होंने ये E/M रेशियो कैलकुलेट किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब ये गैस वगैरह चेंज कर दिया तो उन्होंने क्या पाया कि कैथोड रेज डजंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो कैथोड रेज है ना, ये जिस पार्टिकल के बने हुए हैं उसका नाम इन्होंने दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो कि आज हम सभी जानते हैं
ये क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक सबएटॉमिक पार्टिकल है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? एक फंडामेंटल पार्टिकल है, फंडामेंटल चीज है ये, ठीक है, क्योंकि ये गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो आफ्टर जे थॉमसन मिलिकन आया। मिलिकन, वो भी एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट था, मिलिकन, ठीक है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में वो क्या बताया? वो ये जो E है ना, इलेक्ट्रिकल चार्ज, उसका वैल्यू कैलकुलेट किया, ठीक है। इलेक्ट्रिकल चार्ज कितना है आपका? आप लोगों का सिलेबस में ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट नहीं है, तो इसलिए हम जस्ट इसका वैल्यू बोल रहे हैं कि ये जो वैल्यू है E का वैल्यू, उन्होंने क्या कैलकुलेट किया था? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और आज जो एक्सेप्टेड वैल्यू है वो नियरली 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, ठीक है। तो E/m रेशियो हमें पता है और E का वैल्यू पता है, तो इजीली हम m कैलकुलेट कर सकते हैं। तो m क्या निकला? इलेक्ट्रॉन का जो मास है 9.11 इंटू 10⁻31 kg, ये निकल आया। तो हम इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या क्या जान लिया? इलेक्ट्रॉन की चार्ज के बारे में जान लिया, इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में जान लिया, ठीक है। तो ये था कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, और ऐसे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैसे प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ, ठीक है। तो ये पूछ लेते हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का डिस्कवरी भी वही डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुआ। तो फिर से हम डिस्चार्ज ट्यूब ड्रॉ कर रहे हैं। अब क्या क्या? परफोरेटेड कैथोड हमने यूज किया, ठीक है, कैथोड, और ये है एनोड। फिर से हाई वोल्टेज अप्लाई किया और प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा दिया, इसका मतलब है थोड़ा सा ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या हुआ था? जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया तब ये हाई वोल्टेज की वजह से क्या हुआ? इस कैथोड के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर आ रहा था, और क्या हुआ था? इस गैस के अंदर, गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स था, गैस के एटम्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स था, वो इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर आ रहा था। जब भी हम हाई वोल्टेज अप्लाई किया तभी ये गैस के अंदर से इलेक्ट्रॉन, गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहा था। तो गैस क्या बन गए? पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस बन गए, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है तो गैस के मॉलिक्यूल्स पॉजिटिवली चार्ज बन गए, पॉजिटिव आयंस बन गए। जब हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़े थे उसमें भी गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर से भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहा था, पर हमने वो कंसिडर नहीं किया क्योंकि वहां क्या था? प्रेशर इतना कम था कि वो नेग्लिजिबल था, क्योंकि गैस की एटम्स और इनमें से गैस के मॉलिक्यूल्स जो था ना वो बहुत ही कम था, इसलिए हम गैस के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहा था उसको हम कंसिडर नहीं किया। पर यहाँ क्या हुआ? यहाँ प्रेशर को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया तो गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ ज्यादा हो गए, और गैस के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे थे वो क्या क्या? गैस को
पॉजिटिवली चार्ज आयन बना दिया, कैटायंस बना दिया। तब क्या हुआ था, ये जो कैटायंस था ये कैथोड की ओर जा रहा था, कैटायंस कैथोड की तरफ जा रहा था। और जैसे कैथोड की ओर से एनोड की ओर एक इनविजिबल रेस जा रहा था, वो था इलेक्ट्रॉन की रेस, इलेक्ट्रॉन की बनी हुई। सिमिलरली एनोड की ओर से कैथोड की ओर भी एक विजिबल रे जा रहा था। तो वो भी कैसे समझ लिया, वैसे स्क्रीन रखा और स्क्रीन के ऊपर स्पॉट बनाया, तो उन्होंने समझ लिया कि कुछ पार्टिकल्स एनोड की ओर से कैथोड की ओर जा रहा है। तो इस रेस का उन्होंने नाम दिया एनोड रेस और कैनाल रेस। ठीक है, ये जो कैनाल रेस है, ये क्या हुआ, कैनाल रेस पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन से बने हुए, नॉट प्रोटॉन से बने हुए। ठीक है, यही था डिफरेंस। तो प्रॉपर्टीज क्या है, सेम प्रॉपर्टीज है कि ये जो कैनाल रेस और एनोड रेस है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के बने हुए हैं। नंबर 2, ये भी स्ट्रेट लाइन मूव करता है। नंबर 3, इसका भी काइनेटिक एनर्जी है लाइक इलेक्ट्रॉन्स। ये भी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन होता है। नंबर 5, ये जो कैनाल रेस है, हाँ, ये एक्सरे नहीं प्रोड्यूस करता। ठीक है, लाइक इलेक्ट्रॉन्स और कैथोड रेस, ये जो कैनाल रेस और एनोड रेस है ना, ये एक्सरे प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है वो जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के वक्त हमने गैस को चेंज कर रहे थे, और गैस की चेंज करने की वजह से E/m रेशियो का कोई चेंज नहीं हो रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल चीज है। ठीक है, पर यहाँ ये जो एनोड रेस है ये गैस की पॉजिटिवली चार्ज आयन से बने हुए हैं, इसलिए जब गैस को चेंज कर रहे थे उन्होंने, तब क्या हुआ था, ये जो रेस है इसका प्रॉपर्टी चेंज हो रहा था। ठीक है, प्रॉपर्टी के मतलब E/m रेशियो चेंज हो रहा था। ठीक है, E/m रेशियो वैल्यू चेंजेस ड्यू टू चेंज ऑफ गैस। इसका मतलब ये जो कैनाल रेस है ये गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्या साइंटिस्ट ने क्या किया, डिफरेंट टाइप का गैस अप्लाई किया है यहाँ पे, और सबसे हल्का जो गैस है ना वो क्या थे, हाइड्रोजन गैस है सबसे लाइट। तो उन्होंने जब ये हाइड्रोजन गैस यहाँ लिया तो क्या हुआ, जो E/m रेशियो उन्होंने पाया वो सबसे ज्यादा था, क्योंकि m जो वैल्यू है ये हाइड्रोजन की सबसे कम है। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा E/m वैल्यू ये हाइड्रोजन के यूज करने के लिए मिला है, सबसे ज्यादा E/m वैल्यू। ठीक है, तब उन्होंने ये जो रेस है इसका नाम दिया प्रोटॉन, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है, और उस जमाने में न्यूट्रॉन का डिस्कवरी भी नहीं हुआ था। तो हाइड्रोजन की यूज करने के बाद सबसे ज्यादा जो E/m वैल्यू उसने पाया, वहीं से इस रेस का नाम दिया गया प्रोटॉन के बने हुए रेस, और एनोड रेस क्या है, प्रोटॉन के बने हुए हैं। ये जो प्रोटॉन है ये एटम के अंदर से नहीं आता है, ये पॉजिटिवली चार्ज गैस की वजह से ये कैनाल रेस और एनोड रेस और ये जो रेस है ये आता है। ठीक है, यही डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी और प्रोटॉन की डिस्कवरी में। ठीक है, तो यही था हमारी प्रोटॉन की डिस्कवरी।